नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चित्रकला के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने चित्रकला के पहले महत्वपूर्ण तत्व रेखा के बारे में अध्ययन किया था। रूप, जिसे अंग्रेजी में फॉर्म कहा जाता है, कलाकार के चित्रभूमि पर अंकन आरंभ करते ही रेखा के साथ ही रूप का निर्माण भी आरंभ हो जाता है। इस रूप सृजन के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है और वह सक्रिय रूपों या आकारों तथा सहायक आकारों के मध्य विभक्त हो जाती है। चित्र संयोजन में रूप को बहुत प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सामान्यतः अगर रूप को परिभाषित करें तो रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार या वर्ण होता है। साधारणतया वस्तु की आकृति को ही रूप कहते हैं। इनको यदि और स्पष्ट करें तो रूप किसी भी पदार्थ का चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण है। यह प्रत्यक्षीकरण वस्तुगत भी हो सकता है और कल्पना जन्य भी। रूप का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो साधारणतः ये दो प्रकार के कहे जा सकते हैं। एक नियमित सिमेट्रिकल, दूसरा अनियमित या असिमेट्रिकल असममित। नियमित आकार अथवा रूप का अर्धभाग शेष का ही विलोम होता है, जैसे वृत्त, घन, ग्लास आदि। नियमित आकारों में एक रसता या बौद्धिक सृजनता कम होती है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे एक ग्लास है, अगर उसके बीच में से दो भाग किए जाएं तो वे दोनों भाग समान रूप से एक से होंगे। यदि किसी गोल आकार की वस्तु, उदाहरणतः गेंद के अगर बिल्कुल बीच में से दो भाग किए जाएं तो ये दोनों भाग लगभग एक से ही होंगे। अनियमित रूप का अर्धभाग शेष भाग से मिलता जुलता नहीं होता, जैसे विषमकोण चतुर्भुज तथा त्रिभुज, केटली आदि। अतः चित्रभूमि पर संतुलन करना कुछ कठिन होता है। ये रूप अधिक रुचिकर होते हैं। उदाहरणतः यदि केटली को बीच में से दो भाग, बिल्कुल मध्य में से अगर दो भाग किए जाएं तो उसके जो पहला भाग है वह दूसरे भाग से आकार में भिन्न होगा। कुछ विद्वानों ने रूप को ज्यामितीय, अलंकारिक, प्राकृतिक आदि श्रेणियों में विभाजित किया है। चित्रकार रूप सृजन करता है, वह अदृश्य कल्पना को चित्रतल पर दृश्य रूप प्रदान कर अपनी संवेदनाओं को जीवित करता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये हो सकता है कि कोई चित्रकार अगर किसी भूत की कल्पना करता है, हकीकत में उसने भूत को देखा नहीं है, लेकिन अगर वो कल्पना करके उसको अपने चित्रपट पर उतारना चाहता है तो वो अपनी कल्पना के हिसाब से सोचेगा कि एक भूत को मैं बैंगनी रंग का बना सकता हूँ, काले रंग का बना सकता हूँ, बड़े बड़े दांत लगा सकता हूँ, सींग लगा सकता हूँ, शरीर के पिछले भाग में एक पूंछ बना सकता हूँ। तो ये सब वो कल्पनाएं हैं जिसको चित्रकार अनुभव करता है, अपनी कल्पना के द्वारा महसूस कर उसको अभिव्यक्त करता है और चित्रपट पर उसे अभिव्यक्ति देता है। रूप के उपर्युक्त विभाजन बाह्य आकृति के आधार अथवा गुणों के आधार पर विभाजित हैं और इनमें पर्याप्त ऊहापोह की संभावना है। अतः
ये जो पहले हमने बताए ये सक्रिय तथा सहायक रूप में विभाजन वैज्ञानिक है तथा कला पक्ष में उसका व्यवहार सुविधाजनक है। मुख्य आकृति का अंकन सक्रिय रूप के अंतर्गत तथा शेष पार्श्व भूमि पर बने रूप सहायक के अंतर्गत गिने जा सकते हैं। इन दोनों रूपों का सापेक्ष संबंध है क्योंकि एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व अर्थहीन है। वास्तव में सहायक रूप ही सक्रिय रूप को संबल प्रदान करता है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि अगर हमने एक काली शीट ली है, काला चित्र तल लिया है और उसके ऊपर सफ़ेद चॉक से एक गोला बना दिया है, तो ये जो काला बैकग्राउंड है वो इस सफ़ेद बने हुए गोले को संबल प्रदान करता है। रूप के प्रभाव पर चर्चा करते हैं। रेखाओं के प्रकार ही रूप के भी अपने प्रभाव होते हैं। यह इनके दृष्टिगत तथा आकारगत भार के कारण होता है। रूप के प्रभाव मुख्य रूप से इन कुछ प्रमुख आकारों में देखे जा सकते हैं। पहला है आयताकार। आयताकार शक्ति, स्थायित्व और एकता का प्रभाव उत्पन्न करता है। त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकार शाश्वतता, सुरक्षा तथा विकास का प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक होता है। विलोम त्रिभुजाकार यह लिप्तता और अशांति का प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक होता है। अंडाकार यह आकार लावण्य, सौंदर्य, नित्यता और सृजनात्मकता का प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक है। वृत्ताकार यह आकार पूर्णता, आकर्षण, गति, विशालता, समानता आदि का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार आपने ये जाना कि ये विभिन्न आकार हैं जो कि विभिन्न तरह के प्रभावों को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अब चर्चा करते हैं रूप प्रमाण तथा वर्ण के बारे में। चित्र में अनेक रूप चित्रण से रुचि उत्पन्न होती है और एक तानता नहीं आने पाती। रूप की यही भिन्नता विभिन्न विधियों से प्राप्त की जा सकती है। यह विविधता प्रकाश तथा छाया द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। विविध पोतों का निर्माण कर भी प्राप्त की जा सकती है। आकृतियों के परिणाम में अंतर करके भी रूप में विविधता उत्पन्न की जा सकती है, जिसका चित्र संयोजन में असम संतुलन सिद्धांत के द्वारा अंकन किया जा सकता है। चित्र में प्रमाण व वर्ण का समावेश कलाकार अपनी रुचि तथा शैली के अंतर्गत करता है। यहाँ वह प्रकृति जनित आकारों में परिवर्तन करने को स्वतंत्र होता है। कलाकार ने यथार्थ रूप अंकन को ही इतिश्री नहीं माना है। अतः रूप में विविधता लाना चित्रकार की योग्यता पर निर्भर करता है। शिल्प शास्त्रों में भी अनेक प्रमाण तथा विधियां सुझाई गई हैं, जैसे राक्षस, देवता एवं साधारण मनुष्य के रूप में विविधता प्रमाण के अंतर द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। अब बात करते हैं रूप एवं अर्थसार पर। उपर्युक्त वर्णन से यह बात निकलकर नहीं आती है कि रसहीन रूपों की आवृत्ति से चित्रकार का कार्य चल जाएगा। रचना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ही उचित अर्थसार वाले रूपों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा दर्शक चित्र में अभिसिप्त भावों का आनंद प्राप्त नहीं कर सकेगा। रूप का अंकन चित्रभूमि के क्षेत्र के अनुकूल होना चाहिए। भारतीय सौंदर्य तत्व में भी अर्थसार का सर्वोपरि महत्व रखा गया है। बाह्य रूप का भी निजी महत्व है, किंतु वह भावों की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। यदि रूप को शरीर कहा जाए तो अर्थ कला का प्राण है।
कालिदास ने शब्द या रूप को जगन्माता और अर्थ को जगत पिता कहकर कला की सर्वाधिक अभ्यर्थना की है। इस प्रकार अर्थसार रूप में समाहित अनेक अनुभूतियों का बाह्य कलेवर है। सामुदायिक और व्यक्तिगत, ये दो तरह के अर्थसार कहे जा सकते हैं। अर्थात अर्थसार दो प्रकार का हो सकता है। पहला है सामुदायिक। इसके अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य सांस्कृतिक विषय आते हैं जिनका संबंध केवल कलाकार से ही न होकर किसी एक समुदाय या क्षेत्र अथवा देश काल से होता है। 20वीं शताब्दी से पूर्व की कला प्रायः सामुदायिक अर्थसार लिए हुए रही है। दूसरा है व्यक्तिगत। 20वीं शताब्दी में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों से परंपरागत सभ्यताओं के अर्थ परिवर्तन होने लगे। परंपरागत मान्यताओं के अर्थ परिवर्तन होने लगे। संचार सुविधाओं ने प्राचीन मर्यादाओं के स्वरूप को ही बदल दिया। आज मानव धार्मिक कर्मकांड तथा भाग्यफलों के कुचक्र से निकल अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा है। इस प्रकार से आज मानव धर्म केवल मानव मूल्यों में ही निहित है। वह धर्म के बाह्य आडंबर की पूर्ण उपेक्षा करता है। अतः आज कला का स्वरूप सामुदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि कलाकार ने अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में ही शुभ परिणाम की कल्पना कर ली है। ये विषय एक बड़ी परिचर्चा का भी विषय हो सकता है। कुछ विद्वान सामुदायिक अर्थसार को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं रूप एवं अंतराल पर। फॉर्म एंड स्पेस। रूप को अंतराल में रखना सहज नहीं है। यह किन्हीं अन्य सिद्धांतों तथा कलाकार के अपने अनुभव के आधार पर संयोजित होता है। रूप अंतराल के महत्व को घटा भी सकता है तथा बढ़ा भी सकता है। इस प्रकार अंतराल भी रूप के महत्व को घटा तथा बढ़ा सकता है। यदि एक वर्ग चित्र भूमि के ठीक मध्य में रख दें और इस वर्ग को यदि मध्य से इधर उधर स्थान प्रदान करें तो रूप तथा अंतराल का संबंध स्पष्ट हो जाएगा। नतीजतन रूप की स्थिति तथा घुमाव और अंतराल तथा रूप में अनुपात सामंजस्य ही उसके महत्व को बढ़ाते हैं। कलाकार रूप की अनेक संभावना का अन्वेषण करता रहता है। वह उसकी अंतराल में स्थापना द्वारा अर्जित ऊष्मा का अध्ययन करता है। इस प्रकार नए नए विस्तार हमारे सम्मुख आते हैं। अजंता, अपभ्रंश, राजस्थानी तथा मुगल आदि चित्रों की शैली में रूप तथा अंतराल का भिन्न भिन्न संबंध होने के कारण ही उनकी अपनी मौलिकता निखर कर आई है। तो आपने ये समझा कि रूप का चित्र निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप सुनते रहिए, समझते रहिए और जानते रहिए कला के बारे में। धन्यवाद।